नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। जी हाँ, और पिछले एक साल से लगभग हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं। हालांकि इस एक साल में मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत ज़्यादा दर्द भी दिया है, लेकिन बहुत सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया हफ्ते दर हफ्ते, और इस कार्यक्रम में हमारे लगातार हम सफ़र जो है बने रहे रचित खंडेलवाल जी, और इस बार उनकी व्यस्तता थी तो जो है हमने जो है एक नया हम सफ़र इस कार्यक्रम में एक नए एक्सपर्ट के साथ आज हम जुड़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके अनुभव अच्छे रहें, जैसे पहले रहे हैं उससे भी और अच्छे हो। यही हमारी कोशिश रहती है हर बार हर कार्यक्रम में कि और बेहतर कार्यक्रम लेकर के आएँ। तो वेलकम करते हैं हमारी आज की विशेष मेहमान वीएलए अंबाला जी का। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हर शनिवार को दोपहर 2 बजे हम ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं, और बहुत सारे दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला है, और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से बरसता रहेगा। और आपको जिस तरीके से काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, लगातार आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे। तो पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आप इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, और उम्मीद करते हैं हम बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके साथ हम समझ पाएंगे, और हमारे दर्शकों का और ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो होगा। थैंक यू सो मच विपुल जी। यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि ये वाला शो छोटे शेयर ऊंची छलांग वाला मैं पहली बार कर रही हूँ, बट आई नो कि ज्यादातर जो मेरा स्टॉक पिकिंग का सिलेक्शन होता है वो छोटे शेयर का ही होता है। सो होपफुली जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो रही बात मतलब जो भी स्टॉक्स हैं आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी आएंगे सामने। कोशिश हम करते हैं मैम 200 के आसपास, लेकिन चूंकि दर्शकों का इतना प्यार रहता है तो कुछ एक अगर 10-20-50 रुपए ऊपर या फिर 100 रुपए ऊपर भी चले जाते हैं कभी कभी कुछ एक शेयरों में, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। अच्छा, जो आप कह रही हैं ना कि आपका सिलेक्शन वैसा ही रहा है, तो बात सही है। हम लोग भी चिंतन मंथन कर रहे थे कि किससे बात की जाए, तो सबकी सर्वसहमति से ये हुआ कि अंबाला जी से बात की जाए। और अंबाला जी के पसंदीदा शेयरों में ये सब बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि आपकी रिकमेंडेशन भी रही है, कुछ में आपकी राय रही है, और कार्यक्रम फ्राइडे का सेशन भी हम लोगों ने आपके साथ किया, तो कुछ में से भी कुछ एक शेयरों पे बातचीत हुई। तो चलिए मैम, आज का शो शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हम शेयर ले पाएँ। और मैम, कुछ एक शेयर जो कि काफ़ी चर्चा में रहे, और हम ज़्यादातर शेयरों में वही लेंगे जिसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ लास्ट टाइम में भी आई थी, तमाम कमेंट्स वगैरह से उठा करके। सबसे पहले मैम, पैराडीप फॉस्फेट को लेकर के आज जब आपसे शो कर रहे थे फ्राइडे के सेशन में, तब भी काफ़ी सारी क्वेरीज आई, क्योंकि ये शेयर ऊपर के लेवल से काफ़ी टूटा, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है, और बीते एक महीने में 5-6% का करेक्शन रहा। लेकिन फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि 1-1.5% की इतनी तेज़ गिरावट में भी रिकवरी रही। क्या नेक्स्ट वीक हम उम्मीद कर सकते हैं और चलने की, और क्या आपकी राय होगी जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनके लिए? तो जिनके देखिए, पारादीप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक स्टॉक है, और अभी अभी जो जीडीपी के डेटा है ना, उसने एक इंसाइट दिया है कि जीडीपी एग्रीकल्चर का थोड़ा सा सपोर्ट तो बढ़ा है, बट कंट्रीब्यूशन जितना होना चाहिए एक हमारी कंट्री को, हमारे जीडीपी साइज को ध्यान में, हमारे पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए उतना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से अभी नहीं आया। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा फोकस किसी ना किसी तरह से बढ़ाए। बजट में तो अभी वो खास नहीं था, बट हो सकता है कि ये फोकस में अभी आए, क्योंकि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, 3.5% के आसपास है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पारादीप फर्टिलाइजर, ये जो आज के दिन में स्टॉक है पारादीप फॉस्फेट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का ही स्टॉक है, सेक्टर से सस्ता है। तो गुड थिंग कि आज की डेट में जब हम इसमें बात कर रहे हैं, तो आज ये स्टॉक आपके सेक्टर से सस्ता है, तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि ये जो प्राइस करेक्शन यहाँ पर हुआ है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में वाई ऑन वाई बेसिस पर भी प्रॉफिट तो नहीं है, एक डी ग्रोथ दिख रही है, बट व्हेन यू लुक एट द टेक्निकल चार्ट, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस ना प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीज को प्राइस ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है इसके मल्टीपल्स के तौर पर। सेइंग दैट अब यहाँ पर 121-120 के भाव पर जब भी आपको मार्केट खुलती है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगले 10-12 दिन का व्यू मैं शेयर करना चाहती हूँ इस पे। मुझे यहाँ पर 130 से लेकर के लगभग 140 का भाव आते हुए दिखता है। सो वन कैन ट्राई फॉर दिस। रही बात स्टॉप लॉस, और 110 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वन कैन लुक फॉर दिस स्विंग ट्रेड ऑल्सो। हालांकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जाएंगे तो आपको इसमें 150 तक का भी भाव दिख जाना चाहिए। ठीक है, 130-140 तक के टारगेट या 150 तक के टारगेट देखने को
को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। सोमवार को, मंगलवार को ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। एक और स्टॉक जो कि फ्राइडे के सेशन में अच्छा प्रदर्शन किया वो है रेडिंगटन का। रेडिंगटन में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। मैम, आपका व्यू जानना चाहेंगे यहाँ पर, जिनके पास है उनके लिए भी राय, और जो लोग इस पर खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी क्या व्यू रहेगा। 12-13% भागा है, 275। हालांकि हमारी रेंज से 75-76 रुपये ऊपर है, लेकिन बहुत क्वेरीज थी इसलिए इसको शामिल किया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रेडिंगटन को लेकर के? ये स्टॉक भी वैसा ही है विपुल जी कि मार्केट से यानी अपने सेक्टर से सस्ता है और थोड़ा सा प्रॉफिट भी है, तो कॉम्बिनेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जहाँ पे सस्ता भी है इंडस्ट्री से, प्राइस भी काफी करेक्ट हो गया है और साथ में आपके फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट भी दिख रहा है। सो दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, वन शुड डेफिनेटली ट्राई। अभी यहाँ से डेडली मतलब वाओ, नॉट लाइक दैट कि मर गए वाला नहीं है, ये मतलब लाइक दैट। तो फिलहाल के लिए मंडे की मार्केट में आपको ये स्टॉक 260 से 270 की रेंज में चेज करना चाहिए। 280 है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट करने की कोशिश करिए, मिल जाएगा। वहां से अगर आप इसको बाय करने की कोशिश करेंगे तो 300 से लेकर के आराम से आपको 335 रुपए का भाव टारगेट के तौर पर दिखेगा। अब आपके ऊपर है कि आप एक हफ्ते का टारगेट देख रहे हैं तो 300 के पास में निकलिएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा टारगेट देखें तो आप उसको फिर सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वंस योर एंट्री गेट ट्रिगर्ड, स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा रखिएगा, सिर्फ 245 का, इससे ज्यादा मत जाइए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटेगा इसका मतलब है कि इसमें और गिरावट थोड़ी सी गहरा सकती है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है तो यहाँ पर आपको 260-270 के बीच खरीदारी कर सकते हैं और 300 तक के पहले टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं रेडिंगटन में। अच्छा मैम, फ्राइडे के सेशन में बहुत सारी बातें हम लोगों की हुई सुबह और 1 बजे दोनों के शो में शुगर को लेकर के। चीनी शेयरों पे काफ़ी बातचीत हुई। आपने कुछ एक शेयर रिकमेंड भी किए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो हो सकता है प्रोग्राम ना देखा हो। धामपुर शुगर से शुरू करना चाहेंगे मैम, लेवल टू लेवल बात करते हैं क्योंकि कई सारे शेयर हैं। तो धामपुर शुगर पे सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो रिकवरी शुगर सेक्टर को में आती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये नेक्स्ट वीक भी कैरी फॉरवर्ड रहेगी, या जैसे कि ये सेक्टर है एकदम से चलता है एकदम से थम जाता है? अभी आपका व्यू क्या होगा धामपुर शुगर को लेके? 126-27 के आसपास चलता हुआ अभी इसको खरीद सकते हैं। 120-125 की रेंज में आपको मंडे मिलेगा ये, और ये वाली जो मूवमेंट है ये थोड़ी सस्टेन होगी क्योंकि इसको एक मैक्रो फैक्टर का ट्रिगर मिल गया है कि एथेनॉल को मैंडेटरी जो किया गया है उसकी वजह से ये स्टॉक्स में डिमांड बढ़ेगी, एडिशनल इनकम बढ़ने की पॉसिबिलिटीज होती है। एंड यस, दीज स्टॉक्स आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनको क्लोजली वॉच करो, फिलहाल पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से धामपुर शुगर हो गया ये, और भी कोई दूसरे स्टॉक जो शुगर इंडस्ट्रीज के हैं वो आगे करके हम अभी डिस्कस करेंगे मैम आपसे जी। तो इसमें बाय बनता है और एक बॉटम बाइंग भी है, रिस्क छोटा है। 120-125 की रेंज में खरीदारी करके सिर्फ 110 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लगभग विपुल जी आराम से 140 का तो पहला टारगेट आना ही चाहिए, आ जाएगा आराम से। दूसरा 155 तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो एक हफ्ते का नजरिया है तो 140, एक महीने 1.5 महीने का भी लेके चलोगे तो 150। हाई बीटा स्टॉक है इसलिए एक पोजीशन जो है थोड़ा सा मैनेज करके चलना। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ध्यान रखें। 110 का स्टॉप लॉस, 140 पहला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। धामपुर शुगर के बाद अगला शुगर वो आता है मैम श्री रेणुका शुगर। उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। वहाँ पे जरा लेवल्स खाली अगर हम लोग डिस्कस कर सकें, बल्कि दोनों डिस्कस कर ले, बजाज हिंदुस्तान और रेणुका शुगर, इन दोनों पे आपकी राय और साथ में शुगर को लेकर के आपका आउटलुक क्या होगा। फिर हम शुगर से बाहर निकलेंगे। ओके, शुगर से बाहर निकलेंगे जी, शुगर से बाहर निकलेंगे। ज्यादा मिठास भी परेशानी कर देती है, ज्यादा मीठा परेशानी का कारण बनेगी। वही बस मतलब ज्यादा ओवर नहीं हो जाइएगा आपके पोर्टफोलियो में। हिंदुस्तान शुगर मेरी अच्छा जी। एक तो रेणुका शुगर है मैम और एक बजाज हिंदुस्तान। तो पहले रेणुका शुगर स्क्रीन पर है, 24 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है, आधा परसेंट के आसपास, आधा पौने % के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ। ठीक है, डन। तो रेणुका शुगर तो आज भी देखिए, आज रिकमेंडेशन में मतलब जो फ्राइडे का सेशन हुआ उसमें रिकमेंडेशन में ऑलरेडी था, फिर भी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जितना हो सके 24-25 की रेंज के ही खरीदार रहिए। 22.5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए जो इसका इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, और टारगेट की पॉसिबिलिटी 26, 28 और 30 रुपए की है। और 28 रुपए तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते का ही टारगेट होना चाहिए, आ जाएगा। ओवर एक्सपोज मत होइएगा क्योंकि लाइन से अगर कई सारे शुगर स्टॉक्स की बात हो रही है, ऐसा मत करिएगा कि फिर पूरा शुगर ही भर ले, वो डायबिटीज कर देगा, मतलब ओवरवेट हो जाएगा। नहीं, अभी तो जब तक हम लोग के 40 पूरे होंगे लोग भूल भी जाएंगे। इतने सारे शेयर हम लोग लेकर के आए 1 घंटे में ना, और कोच अब तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो है इतने सारे शेयर हैं। चलिए, यहाँ पे 22.5 का स्टॉप लॉस रखना है। 26 और 28 जो है यहाँ पर जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल की राय, और राय आप लोगों को
जो है बगल में भी दिखाई देगी, थोड़ी देर दिन में लगातार चली रहे हैं, लेकिन उसको डिटेल में सुनिएगा क्योंकि हमारे पास शब्द थोड़े सीमित होते हैं, लेकिन जो पूरा एनालिसिस मैम क्या आप लोग सुनते रहिए। मैम बजाज हिंदुस्तान रह गया जी। बजाज हिंदुस्तान भी सभी शुगर स्टॉक की यही कहानी है, कुछ एक को छोड़ दें अगर तो। अच्छा मैम, बजाज हिंदुस्तान के लेवल के साथ साथ ये भी बता दीजिएगा, ये जो 3-4 एक प्राइस रह गया, तो इनमें से अगर कोई चुनना हो 1 या 2 तो शुगर में किसको चुनेंगे आप? एक बार डिस्कशन पे आ जाते हैं सबके, एक बार अगर आपके पास कोई और डिस्प्ले होगी तो उसको भी देख लेंगे, फिर मैं अपनी तरफ से शुगर के 2 स्टॉक में दे दूंगी। ठीक है। बजाज हिंदुस्तान शुगर, बजाज हिंद शुगर अभी चल रहा है लगभग 16 रुपए पर, है तो ही रखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और रही बात तो इसमें पॉसिबल टारगेट क्या बनेंगे, वैसे सारे शुगर के स्टॉक है, ओवर एक्सपोज मत होना, इस चीज का आप ध्यान में अगर रख सकते हैं तो ये भी बुरा नहीं है। पहली बात, ये 16.5 रुपए से के आसपास जितना हो सके खरीदारी का व्यू बना करके हम एक स्टॉप लॉस, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, 14.30 यानी 14 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखिएगा, 18 रुपए 25 पैसे कम से कम आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा, और लगभग 20 रुपए। तो पहले टारगेट की जो एक्सपेक्टेशन आप लेस देन 10-15 डेज का ही रखो, दूसरे टारगेट के लिए आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम देना पड़ सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई। और मैम कोई 1 या 2 कोई भी ऐसा शेयर जो आपको शुगर पैक में अच्छा लग रहा हो? मैं प्रज इंडस्ट्रीज के साथ आज जाना चाहूंगी, अगर मुझे आज लग रहा है कि मंडे हमको क्या खरीदना चाहिए, आई विल गो विद प्रज इंडस्ट्रीज, जो कि 300 के आसपास में है, अभी 315, मोस्ट लाइकली मंडे हमको 300 के लगभग ही मिलेगा, वो एक बाइंग रेंज ही बनती है मेरे लिए। और यहाँ से जो स्टॉप लॉस हम लगा के चलेंगे वो सिर्फ 270 का होगा, और दूसरा पहला जो टारगेट है वो 360 का मिनिमम, 350 का एक मिनिमम टारगेट हम यहाँ पे लेके कम से कम 380 का वेट कर सकते हैं। तो प्रज इंडस्ट्री समथिंग जो पहले टिक पे आता है मेरे कि हम इसको खरीद सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक आज ही जो अभी हम लोग थोड़ा सा ये ज्यादा वॉलेटाइल है, अभी जो हमने नाम लिया बजाज हिंदुस्तान शुगर, इसको आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, ये अच्छा चल सकता है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मुड़ के नहीं देखना। बजाज हिंदुस्तान को थोड़ा सा मतलब जो है काफ़ी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चलिए, तो चीनी क्षेत्र में बात हो गई, आगे निकलते हैं और एक क्षेत्र तो नहीं, अभी थोड़ा 1-2 शेयर जो वैसे डिस्कस कर लेते हैं। एक है मीशो पे काफ़ी ज़्यादा पिछली बार हमारे दर्शकों की टिप्पणियाँ आई थी कि इस पर आप लोग बात कम कर लिए हैं, इस पर जो है बातचीत कीजिए। कुछ लोगों के पास IPO टाइम के है, कुछ लोगों ने बाद में ख़रीदा, बीच में एक छोटी सी रैली आई थी लेकिन चला नहीं। मैम अभी 159 के आसपास चल रहा है, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? जिनके पास हैं वो क्या करें, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं किस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं? देखिए, आपको मीशो खरीदना क्यों है, इसका जवाब सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें बड़ा पैसा कमा लेंगे, वो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक को लेकर के नहीं है। यस, अगर आप सालों साल रखेंगे, इंडस्ट्री में जो बड़े बदलाव आएंगे उन फंडामेंटल्स के डाउन द लाइन आप ठीक से रख सकते हो, बट अभी के लिए जस्ट अ ट्रेड स्टॉक टू मी। और उसी चीज पर अगर आपको कल की मार्केट में आपको ये मतलब मंडे वगैरह या जब भी नेक्स्ट वीक फॉर दैट मैटर, आपको अगर मीशो 150 और 55 की रेंज में मिले तो बढ़िया एक अटेम्प्ट तो ट्रेड का कर सकते हैं, अदरवाइज नो। और जो स्टॉप लॉस है वो भी छोटा रखिए जितना हो सके, सिर्फ 142 रुपए का, 142 का ही स्टॉप लॉस रखिए। और मीशो में एक ट्रेड का प्रोबेबिलिटी बनेगी 150-55 के पास से, जो कि आपको 168 का एक टारगेट दिला सकती है कम से कम, और उस पर मेरे हिसाब से बुक करके निकल भी जाना चाहिए। तो ट्रेड करो इसको, इन्वेस्टमेंट करिए इसमें। ट्रेड करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर नहीं है। एक शेयर अगला जो है ये भी हमारे दर्शकों की फरमाइश का था, कमेंट बॉक्स से निकल के आया है, सर्वोटेक पे मैम आपकी राय जानना चाहेंगे। और ये भी शेयर जो है देखें अगर तो अच्छा मोमेंटम बीच में देखने को मिला था सर्वोटेक के अंदर। फ्राइडे के सेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम, 0.5-1% बढ़ के बंद हुआ, लेकिन लास्ट के 1-1.5 घंटे में इसमें अच्छा रिकवरी आई है। आपका व्यू क्या है सर्वोटेक को लेकर के मैम? सर्वोटेक पिछले सेशन में 75-76 की रेंज में ट्रेड कर रहा था और उसी रेंज में क्लोज भी हो गया। अभी सीधा सा व्यू विपुल जी यही होगा कि या तो ये 81 के ऊपर निकले तो इसने एक बुलिश मोमेंटम बनेगा, तब आप ट्रेड कर सकते हैं, और एल्स लेट इट गेट अ लिटिल मोर डिक्लाइन, इसको थोड़ा सा और डिक्लाइन हो जाने दीजिए, जिससे कि आपको लगभग 65 या 64 के पास में मिले। तो या तो ब्रेकआउट ट्रेड करिए इसमें, या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करिए 64-65 की रेंज पर। और कल का ये अगला हफ्ता इसमें डिसाइसिव वीक होगा कि इसको टूटना है या फिर अपसाइड की मूवमेंट की तरफ कंटिन्यू करना है। तो 75 पर नो व्यू है, अभी कोई सलाह नहीं है, ना फ्रेश बाय करना है और ना ही एवरेज करना है। तो या तो 81 के ऊपर या फिर 65 के पास। ठीक है, ये हो गया आपका सर्वोटेक। अब बात कर लेते हैं एक और कंपनी एरोफ्लेक्स को भी हमारे छोटे शेयर की रेंज में
काफ़ी पहले डिस्कस हुआ, इधर हाल फिलहाल में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। फ्राइडे के सेशन में करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और एक महीने में मैम ये शेयर 44% चला है। हालांकि अब जो है ये 200 के ऊपर की रेंज का आ गया, हमारी रेंज से बाहर निकला है, लेकिन फिर भी इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि इस तरह की वोलेटाइल मार्केट में इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। यस, और ये मतलब इट जस्ट इंट्राडे ट्रेड के तौर पर 2-3 बार, मतलब जब जब इसमें ये ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। जब जब इसमें मौका बनता है आप इसमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नाउ सवाल ये है कि क्या इसमें ये जो मजबूती पिछले 1 महीने में बनी है, क्या मार्च में भी ये कंटिन्यू होने के चांसेस हैं? तो आंसर यस है इस बात का, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो 234 के आसपास में है। खरीदारी करने का जो विचार आपको बनाना चाहिए थोड़ा कूल ऑफ प्राइस पर, लगभग 220 के पास न दिए, तो एक पहली बात हो गई। दूसरा चीज जो इसमें पॉसिबल अपसाइड की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूएशन इसके सेक्टर से ये महंगा है, काफी महंगा है, तो आपको अपना एक्सपोजर यहाँ पर कम रखना चाहिए। अब इस एक्सपेंसिव के अगेंस्ट में इस कंपनी के पास प्रॉफिट है, बट ये सेक्टर से और अपने पीर्स से दोनों में महंगा है अगर आप इसके ईपीएस को भी चेक करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसमें आपको 220 के आसपास खरीदारी करके लगभग 245 से लेकर के 270 रुपए के टारगेट को आप चेस कर सकते हैं। ओवर एक्सपोज मत होना, ऑलरेडी बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी ये नहीं रह गई है अभी, ये अभी एक एक्सटेंडेड रैली की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको अगर वो चेस करना है स्टॉप लॉस अपना 205 पर रखना। 205 पे रखिए। चलिए ठीक है, एक रह गया लेकिन उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम कोशिश क्या करेंगे, मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हर 15, 20, 25 मिनट पे कोई अगर ट्रेड अगर जो कि अगले हफ्ते के लिए अगर निकल पाए तो उन पर मैम से बात करेंगे। तो 1-2 शेयर और उसके बाद से आज का पहला जो है अगले हफ्ते के लिए ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड मैम से पूछेंगे। लेकिन पहले जरा बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक को लेकर के। बहुत लोग कह रहे हैं मैम कि अब ये रैली बैंक की जो है पूरी हो गई, खासतौर से फ्राइडे में जो पिटाई देखने को मिली उसको देखने के बाद। शुरुआत करेंगे कैनरा बैंक के साथ। कैनरा बैंक पे आपका व्यू क्या है, अभी क्या करना चाहिए? अच्छी रैली, अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है, अच्छे रिटर्न भी लोगों के बने। अब क्या करें? 150 के आसपास, 157 के आसपास कैनरा बैंक कैसा लग रहा है आपको? बुक प्रॉफिट, क्योंकि अभी यहाँ से मैं आपको कुछ बैंक्स को छोड़ देंगे तो ज्यादातर बैंक सभी ओवरबॉट कंडीशन में आ चुके हैं और वहां से अमूमन 5 से 15% का प्रॉफिट बुकिंग बोलिए या फिर जो भी आपको उसको टेक्निकल नाम देना है, जो भी नाम देना आप दीजिए, बट जब भी स्टॉक एक अच्छी रैली करता है और कम समय में करता है तो उसमें वो एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस होती ही है। आपका निफ्टी बैंक इंडेक्स आप देख रहे हैं कि ज्यादातर इस पूरी रैली में सपोर्ट किसका था? पीएसयू बैंक्स का। तो पीएसयू बैंक जो चल गए हैं अब उनका थककर प्रॉफिट बुकिंग का समय है। धीरे धीरे आप अपने शिफ्ट को दूसरे बैंक्स की तरफ कर सकते हैं। लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं है, दूसरे बैंक्स में ऑप्शन कम ही है, जिसमें से आपके पास में सेंट्रल बचा है, पीएनबी बचा है, थोड़ा डिस्काउंट पे खरीदना लेकिन, और थोड़ा बहुत कोटक बैंक वगैरह। बट वापस आती हूँ कैनरा बैंक, अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। अगर आप हो तो अगले हफ्ते आप इसमें एक डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ये का अभी 157 पर है, अगले हफ्ते का इसमें एक टारगेट में देकर चल सकती हो आपको, क्योंकि ऑप्शंस में है तो आपकी मर्जी है ट्रेड करना चाहें तो। बट फिर भी आपको एनीवेज ये आपको 148 से लेकर के 145 तक पूरे महीने के दायरे पर दिख सकता है। तो फिलहाल दिस इज द टाइम टू बुक प्रॉफिट। फ्रेश बाइंग उसी जोन पर करिए, लगभग 140-145 की रेंज पर। ठीक है, और ये जो है ना मतलब हमारी लिस्ट में भी अगले 2 शेयर वही हैं जो अभी आपने नाम लिए, पीएनबी और सेंट्रल बैंक। तो पहले बात कर लेते हैं पीएनबी को लेकर के। पीएनबी में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं मैम, जो आपकी बातों से ऐसा लगा तो बताइए। क्या करंट लेवल पे खरीदें, नीचे आने पे खरीदें, 129 पे ही खरीद लें? आपका व्यू क्या है? मेरा व्यू ये है कि मैं इसको 125 और 120 की रेंज में ज्यादा कंफर्टेबल, अभी छोटा साइज है, अब लगता 4 रुपए है लेकिन वो 4% हो जाता है, 3-4%। तो इसीलिए 129 के आसपास क्लोज हुआ है पिछले सेशन में। हो सके तो 2-3 दिन वेट करिए, मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर, तो आपको ये 125 के आसपास मिलेगा, वहां आप जरूर खरीद सकते हैं और वहां से आपको एक एक्सटेंडेड रैली इस स्टॉक में मिलेगी, तो उसी को आपको चेस करना है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो कम से कम 115 का होगा, पॉसिबल टारगेट 135-155 होंगे। तो इसका पूरा मूवमेंट अभी हुआ नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन अभी थोड़ा सा और चलेगा, लेकिन डिस्काउंट पर खरीदना थोड़ा सा और। तो मतलब ये है कि जिनके पास है वो तो अभी होल्ड ही करें ना? हाँ जी, 100 मतलब जो स्टॉप लॉस 115 का स्टॉप लॉस रखिए और 135-55 के टारगेट का वेट करिए। चलिए, ये बात हो गई। अब सेंट्रल बैंक में क्या करना है?
सेंट्रल बैंक में जो पहले से है वो लोग होल्ड कर जाइए 44 के टारगेट के लिए। जो बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं वो 38 के आसपास का थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए, मोस्ट लाइकली ये भाव आ जाना चाहिए। 40-44 पे मत खरीद, 40 के पास में मत खरीदो, महंगा है थोड़ा सा। और मेरे ख्याल से आपको अगले 2-4 दिन के अंदर में सेंट्रल बैंक अगेन 38 के एज क्लोज टू 38 मिलेगा, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 37-38 पर खरीदें तो फिर लक्ष्य क्या रखे मैम, क्या बताया आपने? पहले 44 रुपए का एक टारगेट है, उसी पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग कर भी सकते हैं। 44 का टारगेट सेंट्रल बैंक में आते हुए लगता है। और इसमें स्टॉप लॉस जी, जो स्टॉप लॉस है वो आपको सिर्फ यहाँ पर जब आपकी 38 के आसपास की बाइंग है तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 36 का ही मेंटेन करके चलें, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड उसमें बनेगा। ठीक मैम, सेंट्रल बैंक के बाद बसता है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत क्वेरीज रहती हैं, तो अगले दो काउंटर फटाफट मैम बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक, इसको जरा कवर करते हैं। इनके लेवल्स बता दीजिए और उसके बाद से आज का हम पहला आपका ट्रेड जानने की कोशिश करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक। अच्छा पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, स्क्रीन पर आके वही है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा पोजीशन हल्के करने की, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगी। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है, अगर आप पहले से हो तो बुक योर प्रॉफिट, थोड़ा तो बुक करके चलो। और यहाँ पर आपको जो दोबारा री एंट्री करनी चाहिए उसी कैपिटल से, अभी तो कैपिटल रोटेशन का टाइम है वैसे, बुक योर प्रॉफिट, कम से कम पोजीशन हल्की जरूर कर लीजिए। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट आल्सो तो कम से कम यहाँ पर 70 रुपए का, अभी 74 पर है, 70 रुपए की ट्रेलिंग के नीचे मत रखिएगा, 70 रुपए तो कम से कम लेने की कोशिश करिए। अगर आपकी बाइंग उससे ऊपर की है देन प्लीज बुक योर प्रॉफिट, जहां पर भी आपको कल मौका मिले, यानी मंडे मौका मिले। और यूनियन बैंक में क्या करें? यूनियन बैंक में भी सेम व्यू है विपुल जी, मैंने जैसे अभी बोला रहा कि ज्यादातर बैंक्स अभी ओवरसोल्ड कंडीशन में आ चुके हैं एक्सेप्ट अ फ्यू, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। ऊपर की अपसाइड लिमिट हो चुकी है, अभी लिमिटेड हो चुकी है 215-20 तक ही, बट इफ यू लुक एट द चार्ट आपको ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन दिखेगी जो कभी भी इस स्टॉक को 10 से 15% गिरा सकती है पुल बैक मूवमेंट के तौर पर। तो फिलहाल आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। इसमें जितने भी अब बैंकों में एक दो बैंक को छोड़ दिया जाए, पीएनबी और सेंट्रल बैंक को लेकर के बाकी पीएसयूज में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। अच्छा, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आल्सो, एसबीआई आल्सो। एसबीआई में क्या प्रॉफिट बुक करने कह रही है कि खरीदने कह रही है? प्रॉफिट बुकिंग, ये प्राइम प्रॉफिट बुकिंग का है उसमें। ठीक ठीक, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। एसबीआई में भी यस बैंक रह गया, इसमें एक जो है कुछ डेवलपमेंट भी आई थी, लेकिन उस पर आने से पहले मैम जरा मैं चाहूँगा कि आज का पहला ट्रेड अगले हफ्ते के लिए कोई स्विंग ट्रेड है जो आपको अच्छा लग रहा हो? यस, मुझे गुजरात किडनी है जो कि हॉस्पिटल, अभी रिसेंट लिस्टिंग भी थी ये कंपनी की, उसी पर मेरा ध्यान है अभी। जिस तरह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक अपटिक चल रहा है तो जो स्टॉक्स पे क्वालिटी होगी, वर्थ होगी, वो धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे। ओनली थिंग जो हमको यहाँ पर देखनी है कि कंपनी सेक्टर से दुगनी है, एक्सपेंसिव है यानी मल्टीपल्स के मामले में, बट इसका प्रॉफिट भी एक बार आप जरूर देखिएगा। इसमें वाई ऑन वाई बेसिस पर अच्छी ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिट की ग्रोथ दिख रही है और आगे भी दिखेगी। दैट काइंड ऑफ बिजनेस इट इज। और वैसे भी जिस तरह से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, एक नीश अगर कंपनी मार्केट में आती है तो उसको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलता है। तो उसी के चलते अभी GKSL, गुजरात किडनी, हाँ जी मैम, मिल गया मुझे। हाँ जी, तो 113 के आसपास, 100 से 113 की इस रेंज में मंडे की प्राइस मार्केट में हम देख सकते हैं इसको। और आराम से विपुल जी 118 का भाव तो आता लगता है बिल्कुल। एक्सटेंडेड हुआ अगर पूरे हफ्ते का नजरिया लेके चला तो हो सकता है 125 भी ट्रिगर हो जाए, तो आप इसमें एक बाइंग साइड का व्यू लेकर के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा 104 रुपए का सिर्फ। और अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, मान लीजिए किसी वजह से मंडे गैप डाउन ओपन हो जाए और ये आपको मिल रहा है 108 के आसपास या 107 के आसपास, तो भी आप स्टॉप लॉस वहीं पर 104 का ही रखिए और बाइंग करने का व्यू लेकर के चलिएगा। चलिए, तो गुजरात किडनी के नाम से शेयर है और इस शेयर में अभी जो है ये जो मौजूदा भाव फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला है वो चल रहा है 112 के आसपास, और इस पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई है। नई खरीदारी की सलाह 118 से 125 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसका रखें ध्यान। चलिए, तो ये हो गया आज का पहला ट्रेडिंग आइडियाज़ अगले हफ्ते। और मैम तो हर रोज़ हमारे साथ जुड़ती हैं, और अगर कोई विशेष सवाल हो आपका तो पूछ लीजिएगा, मैम से हम पूछ लेंगे क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई गैप डाउन या कोई तेज़ी आ गई एकदम से तो क्या किया जाए, तो गुजरात किडनी पे रखेंगे नज़र। गुजरात किडनी के बाद मैम एक ये बैंक रह गया था यस बैंक। छोटे बैंकों में काफ़ी क्वेरीज रहती है। यस बैंक में फ्राइडे के सेशन में भी एक मूव रहा था, क्या सलाह रहेगी मैम यस बैंक को लेकर के? काफ़ी सारी हलचल और गतिविधियाँ देखने को मिली, लेकिन ये शेयर चला नहीं।
चला ना विपुल जी, अभी मतलब उस देखिए। समय चला जो चला, उस पर तो हम लोगों ने काफी डिस्कस किया। मतलब जो उम्मीद थी हाँ। कि अब 27-28 तक जाएगा या क्या हो जाएगा, विदेशी बैंक आ गया है तो बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। लोगों ने बड़ी मात्रा में भी खरीदारी कर ली ये सोच के कि आगे काफी तेज होगा। वैसा हुआ नहीं है, तो अब क्या करें? तो अभी जो है वो बने रह सकते हैं। देखिए, अगर आप येस बैंक में पैसा डाल रहे हो इसका मतलब, और आप घबरा रहे हो, या तो आपने स्टॉक गलत चुना है या फिर आपका टेम्परामेंट इस स्टॉक के लायक नहीं है। तो दोनों में से कोई एक बात तो है, क्योंकि येस बैंक इज अ काइंड ऑफ अ वेरी वॉलेटाइल इन नेचर, और आपको उसको समझना ही पड़ेगा। तो जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी उस डेवलपमेंट में इट्स लाइक जैसे दूध उबालते हैं ना, वैसा जितने भी लोग दूध उबालते हैं तो उनको समझ में आता है, न्यूज पे ट्रिगर करके ये फटाक से ऊपर भी उड़ेगा और तुरंत ये ओवर स्पिल भी होगा। लेकिन अगर आप समझिए इसका नेचर कुछ इसी तरह का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग पहले से हैं, आप इतना मत डरिए कि मतलब क्या ही हो जाएगा। कुछ खास बड़ा दबाव इस स्टॉक पर मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कंटिन्यू होगा, बिकॉज अभी ये चल रहा है लगभग 20 रुपए 72 पैसे के पास में। अगला सपोर्ट दूर है और काफी दूर है। आपको ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखनी चाहिए कि अगर अगले हफ्ते में आपका येस बैंक एनीवेज 18 रुपए के नीचे जाकर के क्लोज करे तो ये आपके लिए एक एग्जिट लेवल बनता है। डेफिनेटली इसमें फिर सोचना नहीं, क्योंकि उसके बाद इसको आना है फिर 15-14 रुपए तक भी। बट जो लोग इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं कि इस एक्सपेक्टेशन से कि आगे चलेगा, आप लोग इसी लेवल को वॉच करिएगा कि ये टूट तो नहीं रहा है। एंड ऑल्सो अपर साइड के लिए, यानी दूसरी साइड की इसमें मोमेंटम बनेगा या नहीं, ये समझने के लिए आपको इसमें कम से कम 22 रुपए के लेवल का वेट करना चाहिए कि इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन हो रहा है क्या। तो साल भर का नजरिया लेके चलो, इतना भी मत घबराइए कि आपको रातों को नींद ना आए। लेकिन हाँ, आप इसमें थोड़े थोड़े सिप करके ये दो भाव तो जरूर देखिएगा। 18 रुपए पर इसका प्राइस एक्शन देखो कि क्या होता है वहां पर। अगर टूट जाए तो छोड़ दीजिए, बाकी अगर आपको एवरेज करने का मन है तो या तो 22 रुपए के ऊपर, या फिर बहुत ही टूट जाए जब ये 15 रुपए 14 रुपए के पास आ जाए, तब नया पैसा डाल सकते हैं। तो मेरी बातों को सुन के घबराना नहीं, दो भाव दिए हैं 22 और 18, इनको ऑब्जर्व करना। नहीं, वो तो हमने कई बार बताया कि भाई पड़ोसी मुल्क के वजीर आला थे जो पुराने वाले, उन्होंने मतलब दुनिया को संदेश दिया है सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बाजार में पैनिक के जो दबाव देखने को मिला फ्राइडे को, बाद में मैं देखा था बहुत सारी टिप्पणियाँ, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट चिल बॉस, जो बाजार है नीचे गया है ऊपर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या होगा, 200-400 पॉइंट और नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो ठीक है। मैंने एक वीडियो बना दी है, कि अगर मान लो निफ्टी आपका 24,200-300 आ जाए तो आप क्या खरीदोगे। तो उसमें उसकी तैयारी मैंने करके रखी है कि अगर यह हो जाए तो क्वालिटी स्टॉक्स खरीदना है। उसके 2-4-5-6 स्टॉक्स के नाम रख दिए हैं, लार्ज कैप है सभी ज्यादातर। तो यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड, और होने के चांसेस है। कभी कभी पता नहीं होता कि क्या रीजन बनेंगे, बट आपको दिख रहा होता है कि कुछ तो होगा और ये होना चाहिए था। तो बस उसी आशा में है कि निफ्टी 24,300 के आसपास आएगा, तो क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदना। अब लोग ये सोच रहे हैं, आप कह रही हैं 24,300 आ जाए तो ये खरीदना, लोग ये सोच रहे हैं 24,300 आ गया तो क्या बेचेंगे। मतलब बहुत लोग होते हैं जो एमटीएफ में लेकर के बैठे हुए हैं, वो 24,300 सुन के ही घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप खरीदने की बात कर रही हैं। हाँ, मतलब जो आदमी हाँ, क्या किया जाए। चलिए बैंक से बाहर निकलते हैं। बैंक पे खरीदने के लिए सिर्फ 2 शेयर हैं, पीएनबी और सेंट्रल बैंक, है ना मैम? है ना ये कोटक बैंक पे इंक्लूड कर कोटक बैंक। सकते हैं। हाँ, कोटक बैंक में लेवल बता दीजिए फटाफट। कोटक बैंक अभी उस रेंज का नहीं है, बट कोटक बैंक खरीदा जा सकता है। अभी 415 पर है। इन्वेस्टमेंट के लिए ही इसको आप देखिए, 400 के आसपास, 415 कल की मार्केट में मिलेगा। जब मैं कल बोल रही हूँ तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको मिलेगा, तो उसमें आप खरीदारी करके इन्वेस्टर के तौर पर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रख लीजिए इस बार। यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, उसके नीचे मतलब। और पॉसिबल टारगेट जो है मोमेंटम में 450 तक मिल सकते हैं, एक्सटेंडेड हुआ तो 480 भी। लेकिन बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ ताकि इसको होल्ड कर सको। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रहेगा अगले हफ्ते में, ये मेरी मुझे लगता है कि प्राइस मंडे ट्यूसडे के पहले मतलब हफ्ते के पहले 3-4 दिन तो थोड़ा सा वीकनेस कंटिन्यू होगी, उसके बाद रिकवरी की शायद पॉसिबिलिटीज बनेगी। एंड इसमें मेजर जो धकेलने के लिए जो नीचे जो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे वो पीएसयू बैंक्स लगाने वाले हैं। अब जो घुन के साथ गेहूं के साथ घुन पिसता है, उस इफेक्ट में बैंकिंग के स्टॉक्स पर सभी में आपको थोड़ा प्रेशर दिखेगा। तो केयरफुली पोजीशन प्लान करो। बैंकिंग के लिए अगला हफ्ता जो है थोड़ा सा कॉशियस वाला होना चाहिए। चलिए ठीक, अगला हफ्ता और टेंशन वाला होना चाहिए, मोटी मोटी बात ये है। चलिए इस बीच जो है बात कर लेते हैं जरा अगले सेक्टर की। पहले मैं सोचा था पहले मेटल डिस्कस कर लें, लेकिन मुझे लगा कि लोगों का रुझान जो है वो पावर की तरफ ज़्यादा है, और पावर में बहुत सारे हमारे सस्ते सस्ते शेयर भी हैं। तो पहले जो है ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, और शुरुआत करेंगे
तमाम लोगों के पसंदीदा शेयर और सरदर्द बन चुके हैं सुज़लॉन के साथ, क्योंकि ये शेयर चलता है नहीं। बहुत लोग इतनी मतलब नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। अभी कल परसों का शो मैं देख रहा था, कमेंट बॉक्स में इतना इन लोगों को जेल भेज दो, इनको फांसी दे देनी चाहिए, फंसा दिया, ये कर दिया। अब भाई अब जो देना हो दे दीजिए, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस शेयर ने परेशान तो किया है मैम। लेकिन अब बहुत सारे लोग काफ़ी पॉजिटिव भी टिप्पणियाँ और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम तो हर तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी क्या करें सुज़लॉन में, मतलब इस पे रहने वाले लोग 60, 70, 80 और अभी 2-4 दिन पहले 1 बजे के शो में सवाल आया था, उन्होंने 15,000 शेयर उनके पास 2 रुपये के ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो अभी उन्होंने 80 भी रुपये देख लिए, तब भी नहीं बेचे। तो मतलब सुज़लॉन में अब करें क्या? सुज़लॉन को होल्ड करो, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है। फंडामेंटल और टेक्निकल में यही फर्क होता है। फंडामेंटल वाला स्टॉक आपको पता है वो बहुत बढ़िया लेकिन चल नहीं रहा है तो इसलिए बेच नहीं रहे। टेक्निकल वाला स्टॉक आपको फटाफट से एग्जिट दे देता है, आप वहां पे प्रॉफिट नहीं बुक करते, आपको लगता है कि और जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑल दिस। जो क्वालिटी स्टॉक है आपको मैं झुंझुनवाला जी का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे उन्होंने टाइटन वगैरह उन्होंने बहुत दिनों तक होल्ड किए ना, 40-50% तक डिक्लाइन देखा, पोर्टफोलियो में रखा क्योंकि उनको भरोसा था उस बिजनेस पे। तो उस बिजनेस के आप जिसमें पैसा आपने लगाया है उसके फंडामेंटल्स देख लो ना कि वो 2 साल के बाद वो कंपनी मर जाएगी या 2 साल के बाद उस कंपनी में कुछ रिवाइवल आएगा। सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। इसका जवाब हाँ है कि ये कंपनी अगले 2 साल में मरने वाली नहीं है। फंडामेंटल्स ठीक है, प्रोजेक्शन ठीक है, सारे मैक्रो फैक्टर्स इसके फेवर में आते हैं, बस चल नहीं रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट जरूर आ रहा है, तो डिस्कंफर्ट जरूर आ रहा है। तो बस थोड़ा सा समय देने की कोशिश करिए। आपको एक अगर आपको देखिए, आज मैं एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट सुज़लॉन के बारे में देना चाहती हूँ। इफ यू आर इन्वेस्टेड मोर देन 10% इन योर पोर्टफोलियो इन सुज़लॉन इटसेल्फ, तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा वहां पर हल्का कर लो इस स्टॉक में, क्योंकि 37 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके आपको इसको मेंटेन कर लेना चाहिए। दैट इज द ओनली ओपिनियन अबाउट दिस। ये स्टॉक जब चलेगा तो हाथ नहीं आएगा, फिर लोग सर्किट लगेंगे और पूछेंगे कि मैडम अब खरीदे कि तब खरीदे। सो डोंट, क्योंकि आप 2030 का इसका हमेशा से एक हिस्ट्री है इसकी। तो बिजनेस में वो बूस्ट आना, वो ट्रिगर आना मैक्रो फैक्टर की साइड से बाकी है कि कोई आके ऐसे बोल दे कि हम जो हमारी विंड एनर्जी पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको ज्यादा देना चाहते हैं, कोई ऐसे बोल दे बस थोड़ा सा। तो इस बिजनेस में दम है, इसको रखिए। फंडामेंटली गुड कंपनी है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है और इसके ज्यादा कंपटीशन है नहीं। सुज़लॉन का जब नाम लेते हैं तो एसजीवीएन और सुज़लॉन के नाम ही आते हैं ज्यादातर। नीचे किस लेवल पे अगर जिनको अभी भी खरीदने का मन कर रहा है 2 साल के लिए, वो या एवरेज करने का मन कर रहा है, तो वो किस लेवल पे एवरेज करे? 42 और 37 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 42 पर ऐड करिए, एवरेज करिए, बाय करिए, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग, बट डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 37। अगर 37 टूट जाए तो शिद्दत से नमस्ते बोलिएगा इसको और छोड़ दीजिएगा। फिर जब दोबारा कभी इसमें मौका मिलेगा, हो सकता है कि अगर 37 टूट गया विपुल जी, तो फिर स्टॉक 20-22 रुपए वाला हो जाएगा। तो इसीलिए वो वाले चांस नहीं लीजिएगा। हाँ, पर हालांकि चांसेस तो कम लगते हैं, लेकिन बाजार में कुछ भी हो सकता है, क्या ही बोला जाए। क्या ही बोला जाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सुज़लॉन के बाद सीधे अब बात करेंगे अदानी पावर और इरिडा को लेकर के। दो काउंटर एक बार में डिस्कस करते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीतता है। अदानी पावर और इरिडा दो डिस्कस करते हैं मैम। अदानी पावर हमारी रेंज में है और ये अपनी रेंज नहीं तोड़ रहा है। 155, 156 बड़ी बाधा बनी हुई है। यहाँ पे अगर नई एंट्री लेनी हो, पावर क्षेत्र का आनंद लेना हो, तो अदानी पावर में एंट्री ली जा सकती है क्या, और किस लेवल पर एंट्री लें? 125 से 140 रुपए की रेंज एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। अब आपको किस स्पेस पर बाय करना है, धीरे धीरे या जैसे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके पर्सनल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। 140 पर अगर मैं आपको हाँ बोल रही हूँ कि खरीदने की, आप खरीदारी करिए, लेकिन 125 भी आ सकता है और चांसेस है कि ना भी आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग वेल प्लान तरीके से आप इसको देखिए। यह स्टॉक अच्छा है विपुल जी, 170 और 200 का कैंडिडेट है। अगर आप 1 साल का नजरिया लेकर के चले, एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जिस तरह से क्रूड पर डिपेंडेंसी घटने की बात हो रही है, समझ में आएगा। अब इसके ऊपर सरदर्द बहुत है, मतलब अडानी ग्रुप को लेकर के कि ये वाला जो एनर्जी सेक्टर को लेकर के बातचीत हुई थी, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट उन सबको ये भेद के निकल जाएगा। ये दम है इसमें। तो फिलहाल के लिए आप 170 और 200 के टारगेट का वेट कर सकते हो, बट इन्वेस्टर की तरह से इसको हैंडल करो, ट्रेड नहीं बन पाएंगे इसमें, वो गलती मत करिएगा। फिलहाल 140, 125 इज एन एक्यूमुलेशन जोन वेयर यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस जस्ट एट 115। 115 का स्टॉप लॉस और होल्ड करो। ठीक। इरिडा
इरेडा भी चल रहा है आपका 122 पर, और मुझे लगता है 120-22 की रेंज मैंने ऑलरेडी सजेस्ट करके रखी है बाइंग के लिए। उसी रेंज में खरीदिए, खरीद के अपना स्टॉप लॉस आप लगभग 110 पे जरूर लगा करके रखिएगा। पॉसिबली अगले हफ्ते का एक प्रोजेक्शन लग रहा है कि अगर एनर्जी पिकअप कर लेती है वापस से, तो मोस्ट लाइकली है कि 135 रुपए का पहला टारगेट आपको देखना चाहिए, एंड 145 का भी। 135 का तो लग ही रहा है, 145 इज लाइक ओवर एक्सपेक्टेशन, इसको आपको 2-3 हफ्ते और ज्यादा लगेंगे। तो फिलहाल इरेडा में भी बाइंग का एक मोमेंटम बनने की चांसेस हैं। स्टॉप लॉस नो कॉम्प्रोमाइज एट 110। 110 का स्टॉप लॉस और 135 145 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इरेडा से बाहर निकलते हैं, अब आते हैं जरा मैम दो छोटे छोटे शेयर। एक तो जेपी पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। जेपी फ्राइडे के सेशन में अच्छा चला मैम, और फ्राइडे में हमने देखा एकदम से इसमें एक छोटा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया, 3-4% के आसपास की तेज़ी, बल्कि एक समय तो और ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। हालांकि बाद में थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ, 4.25% ऊपर बंद हुआ, 15 रुपये 15 पैसे पे। ये ऐसे शेयर हैं जो कुछ लोग आनंद लेने के लिए, कुछ लोग गंभीरता से पैसे लगा देते हैं। अभी जेपी पावर पे क्या व्यू लें, क्योंकि इस पे अभी एक्विजिशन की खबर पे अपडेट नहीं आ रही है, वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या सलाह रहेगी जेपी पावर पे? न्यूज से पहले ही रिएक्ट होता है, इसमें न्यूज आई उसके बाद, मतलब इसका नेचर ही वैसा है। पावर जनरेशन इंडस्ट्री की कंपनी है, सेक्टर से आधे दाम पर अवेलेबल है। आपको इसके बाद फाइनेंशियल जरूर देख लेनी चाहिए। हर सस्ती चीज सोना नहीं होती। तो अब इसका YOY बेसिस पर इसका प्रॉफिट नदारद है, मतलब 97% का लॉस है अगर YOY बेसिस पे देखेंगे तो, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। तो ऐसा भी कुछ मत खरीदो जिसको आप संभाल नहीं पाए। ट्रेड करके छोड़ना है तो भी भाव अच्छा होना चाहिए जहां पर रिस्क कम हो। और अभी अगर आप 15 रुपए के आसपास इसको खरीदेंगे तो रिस्क आपका ज्यादा है। सो डोंट बाय इन द मंडेज मार्केट ऑल्सो। कम से कम आपको इसकी खरीदारी के विषय पे सोचना चाहिए 13.5 या 14 रुपए के प्राइस पर, और वहां जाए तो फिर पूछिएगा मत, एक ट्रेड अटेम्प्ट कर ही लीजिएगा। स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन करिएगा 12 रुपए का, और पॉसिबल टारगेट लगभग 15 से 17 रुपए के। तो देख भाल के अच्छे से काम करिए। हर चीज ग्रीन कैंडल पे कहीं पर भी उठाएंगे तो काम नहीं बन पाएगा, या फिर सेक्टर से सस्ता है और प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ पीर एनालिसिस नहीं करोगे या कंपैरिजन नहीं करोगे, तो यू गॉट टू बी वेरी पिकी। जैसे खाने में पिकी होते हैं ना कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसे ही अपने स्टॉक सिलेक्शन में भी हो जाइए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है मैम। लेकिन अब जो है जैसे पावर ग्रिड और आर पावर को एक साथ ले लेते हैं। पावर ग्रिड PSU की अच्छी कंपनी, अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है और सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है यहाँ पे इस समय। इसके बाद फिर हम बात करेंगे SJVN NHPC की, तो आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि पावर ख़त्म करें जल्दी से जल्दी। तो पहले पावर ग्रिड 300 के आसपास, हालांकि हमारी रेंज से बाहर, लेकिन काफ़ी सवाल थे इसलिए इसको शामिल कर लिया। तो ठीक है, देखिए पावर ग्रिड रिकमेंडेशन में रहा है पिछले हफ्ते पिछले महीने बराबर से। अभी वापस इसमें जो बाइंग का व्यू बनेगा विपुल जी, मेरे ख्याल से 285 के आसपास अगर मिल जाए तो छोड़ना नहीं। इस बार समय जरूर लगेगा, 1-1.5 हफ्ता एक्स्ट्रा ले सकता है दोबारा मोमेंटम बनाने के लिए, लेकिन 285 के आसपास खरीद लेना चाहिए। पॉसिबल टारगेट इसमें 330 रुपए से लेकर के लगभग 360 रुपए के आसपास के बनेंगे आपके लिए। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करके चलेगा, जो इसका पुराना सपोर्ट रेंज था उसके थोड़े से आसपास ही, सिर्फ 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 285 के बायर बन के आप इसमें 2 टारगेट जो दिए उसका वेट कर सकते हो। एनर्जी सेक्टर पर फोकस है गवर्नमेंट का, उस पर आप भी फोकस्ड रहिए। दूसरा आपने दिया है जी, उसमें आर पावर आर पार SJVN ले लिया था मैंने, कोई बात नहीं, आर पार देख लेते हैं पहले। आर पार में अभी कोई व्यू नहीं है, अगर आप बाय नहीं है इसमें छोड़ दीजिए। आर पावर को फिलहाल के अवॉइड लिस्ट पे रखिए। ये मतलब ये भी पता होना चाहिए ना कौन कौन सी अवॉइड लिस्ट में है, क्योंकि क्वेरीज ना। अच्छा मैम एक चीज़ बता दीजिए, आर पावर में जिनकी पोजीशन है, ये रोज अक्सर सवाल आते रहते हैं, कई बार हम डिस्कस भी नहीं करते, तो क्या इसको अभी लॉस बुक करें या जो दूरी बना लें इससे अभी? ठीक, बेच दीजिए। 2-3 जो आइडियाज दिया उसमें डिप में खरीदने की कोशिश करिए। देखिए रिवाइवल के चांस, वही बात है कि वो चलेगा क्या, उसके पैर हैं, पैरालिसिस तो नहीं हो गया है, तो वो सारी चीजें देखनी है एक्चुअली आपको। तो आर पार में वो बात नहीं है कि इसको आप अगर स्टेरॉइड पे भी डाल देंगे तो ये थक के फिर गिर जाएगा, वैसा है। तो NHPC SJVN का नंबर ले लेते हैं भाई साहब। अभी पावर से दूरी बना लीजिए, क्योंकि प्रमोटर साहब क्या करेंगे वही उनका ही कंफ्यूजन है, तो फिर कंपनी का तो क्या ही बोला जाए। मैम बताइए। घर सीज हो रहे हैं लोगों के। हाँ क्या हो रहे हैं? घर सीज हुए हैं लोगों के। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी वहीं पर स्थिति गड़बड़ है, तो फिर कंपनी का क्या होगा? काफ़ी सारी खबरें निगेटिव आ रही हैं, तो ऐसे जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके इशू आ जाए हट जाइए। यस मैम, SJVN NHPC जी। ओके, पहले SJVN देखते हैं जो कि अभी 73 रुपए पर है। आज बाय नहीं करना है, अगले हफ्ते भी बाय नहीं करना है, जब तक कि आपको ये
डरिएगा मत जिनके पास पोजीशन पहले से है, बट दैट इज द व्यू कि इसमें जो पैटर्न बने हैं, जो करंट कंडीशन है, मुझे लगता है कि ये 67 और 65 की रेंज को चेज कर रहा है। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो 73 पर है, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, देखेंगे कि ये 67 और 65 की रेंज में आकर के क्या करता है। तो वहां पर हम इसमें फिर एक बार देख दोबारा रिव्यू करेंगे, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो फ्रेश लॉन्ग फ्रॉम माय साइड एंड नो एवरेजिंग आल्सो। चलिए, तो अभी दूरी रहे, जिनके पास है वो होल्ड करें या निकल जाए? नजरिया देखिए, अगर आपका दिसंबर पूरा 26 आप रोकना चाहते हैं तो होल्ड कर लीजिए, अगर उससे कम का है तो चाहे तो निकल जाइए, दूसरे ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि और गिरेगा ये 7-10-12%। आप उसको झेलने लायक होने चाहिए, झेल सकते हो तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। दूसरा स्टॉक है एनएचपीसी, जो अपने 75 पर अभी चल रहा है। एनएचपीसी भी काइंड ऑफ पिकअप आया नहीं है विपुल जी इसमें, और अभी भी मैं अगर टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो यस, ये अभी भी आपको 68 पर मिलेगा और 75 पर अभी चल रहा है। पेशेंस रखो थोड़ा सा, ताकि डिस्काउंट और अच्छा बन जाए और फिर आप खरीद सकते हैं। एवरेज करना भी उसी भाव पर है, फ्रेश लॉन्ग भी मेरे ख्याल से 68 के आसपास करना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि बाय दैट टाइम इसका जो 200 वीक का, हफ्तों का मूविंग एवरेज आएगा और उस समय ओवरसोल्ड भी हो जाएगा, वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़े से और बढ़ जाएंगे, तो इन्वेस्टर की नजर में आएगा एनर्जी सेक्टर पे। चलिए मैम, काफ़ी समय बीत गया है, तो एक अगला ट्रेड भी जरा डिस्कस कर लिया जाए। कोई है अगर आपके पास दिमाग में, तो मैं जानना चाहूँगा अगले हफ्ते के लिए। मैं सुला विनयार्ड पर एक, मतलब अभी तो वैसे सेक्टर बहुत ही प्रेशर में है, बट यस अगेन अ बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड थोड़ा सा ही रिस्क लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि अगर चला तो चांद तक जैसे हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा मूवमेंट बड़ा बन सकता है इसमें। तो कल की मार्केट जब भी आपको मौका मिले 160, 160-170 रुपए की, 160, 170 की रेंज के बायर बन सकते हैं, जहां पर हमें पॉसिबल और पहला टारगेट कम से कम 200 रुपए का मुझे तो लगता है कि आ जाएगा। एंड दूसरा आपको लगभग जैसे आई सेड कि मतलब लंबा चल सकता है, तो 250 का भी ये लेवल टच कर सकता है। रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, और वो स्टॉप लॉस आप मेरी नजर में आपको लगभग यहाँ पर कम से कम 130 रुपए का तो बनता है। तो बड़े टारगेट, बड़ा स्टॉप लॉस, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है वो भी बड़ी है। सुला वाइनयार्ड्स एक और नई कंपनी जहां पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है सुला वाइनयार्ड्स में, और यहां पर पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 250 का रखा जाएगा। अभी जो है ये देखिए आ गया, 130 का स्टॉप लॉस रखें, 200, 250 का टारगेट। तो ये आप एक और कॉल निकल के आती है। तो अब तक 2 कॉल दी गई है, गुजरात किडनी और तीसरी एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ, मैंने मेरे पोर्टफोलियो में चेक किया, सुला विनयार्ड है। अच्छा, आपके सुला विनयार्ड है, बहुत बढ़िया मैम। चलिए, तो ठीक है, डिस्क्लोजर भी आ गया यहाँ पर। तो दो कॉल आ चुकी है यहाँ पर, एक गुजरात किडनी जहाँ पे 118, 125 का टारगेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक, और सुला वाइनयार्ड्स में ये देखिए गुजरात किडनी भी आ गया, यहाँ पे 118 से 125 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक। सुला वाइनयार्ड्स में जो है 200, 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2 टारगेट है, दोनों पे निगाहें रखेंगे। चलिए, अब लेकर के आते हैं अगली कंपनी। अच्छा, एक चीज़ रह गई, पावर सेक्टर में खरीदना हो तो आपके फेवरेट काउंटर्स कौन से होंगे मैम अभी पावर सेक्टर पे? थोड़ा सा मैंने जैसे जैसे बीच में आए तो मैंने नाम तो बताया ही है वैसे, बट स्टिल आप आज की डेट में तो खरीदने का सच बिल्कुल एब्सोल्यूट प्राइस नहीं है। सभी स्टॉक में 5-5% थोड़ा करेक्टिव मूव आ सकता है, तो आप रडार पे रख सकते हो जो रेंज दी है उसके हिसाब से। बट पीएफसी इज काइंड ऑफ अ गुड स्टॉक, पावर ग्रिड इज अ गुड स्टॉक, इरेडा इज अ गुड स्टॉक। ये तीनों ही स्टॉक्स आप सस्ते दामों पर खरीदने की कोशिश करिए। इरेडा तो 120-25 की रेंज में मंडे भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीएफसी एंड पावर ग्रिड पे थोड़ा डिस्काउंट का वेट करिएगा। थोड़ा डिस्काउंट पे आ जाए तो थोड़ी और गिरावट बढ़ जाए तो फिर आप ले लीजिए पीएफसी, पावर ग्रिड जैसे शेयर। अच्छे फंडामेंटल्स हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, हाँ कुछ कह रही मैम? एंड यस, एक और वोलेटाइल नेचर वाला जो स्टॉक है दैट इज अडानी पावर, उसको भी देख सकते हैं। अडानी पावर, ठीक है। तो पावर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कब तक करंट आता है इसमें, और अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंतज़ार रहता है, वो है वोडाफोन। वोडाफोन पे भर भर के सवाल हर दूसरे तीसरे दिन, कई बार हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं कि कितना डिस्कस किया जाए, लेकिन काफ़ी सवाल रहते हैं। फ्राइडे के सेशन में गिरावट देखने को मिली लास्ट के घंटे के अंदर, लेकिन मैम क्या टिप्पणी रहेगी? 10.56 पे क्लोज हुआ है, 11 का लेवल क्रॉस किया तो लगा कि शायद 12 क्रॉस करेगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा ये लास्ट वीक के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? वोडाफोन आइडिया में न्यू एंट्री करने वाले बहुत सवाल आते हैं, एवरेजिंग के बहुत सवाल आते हैं, क्या करना चाहिए अभी? भारतीय एयरटेल पर भी प्रेशर है, तो ये प्रेशर
ओवरऑल इस पर्टिकुलर नीच पे दिख रहा है अभी आपको। तो जब तक भारतीय एयरटेल जैसा और ये थोड़ा सा वो प्रेशर इट्स काइंड ऑफ पूरा सेक्टर पर, इंडस्ट्री पर ये प्रेशर थोड़ा सा चल रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे अच्छे से याद है आइडिया 10 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस मैं देकर हूँ, मुझे लग भी रहा है कि मंडे या ट्यूसडे हिट हो जाएगा। सो डोंट वेट फॉर दिस। मंडे आपको किसी भी भाव पर अगर आपको 10.5 रुपए से 11 के रेंज में मिले तो निकल जाइएगा मंडे की मार्केट में, और दोबारा इसको खरीदने से पहले इन माय ओपिनियन एक बार रिव्यू जरूर करवा लीजिएगा। तो एवरेज करने का फिलहाल यहाँ पर कोई व्यू नहीं है, फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है, थोड़ा सा रुक करके इसमें दोबारा कोई व्यू डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ डोंट बाय एंड डोंट एवरेज। अच्छा, एक बात और यहाँ पे जानना चाहेंगे, क्योंकि वोडाफोन एक ऐसा शेयर है क्योंकि लंबे समय से लोगों के पोर्टफोलियो में चला आ रहा है और हर हफ्ते दर हफ्ते लोग जो है इस पे सवाल कर रहे हैं। तो जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि 1 साल 2 साल का हमारा नज़रिया है और ये शेयर डबल होगा, तो क्या उनको अभी होल्ड करना चाहिए या आपकी राय थोड़ी सी अलग है? जी, तो होल्ड कर सकते हैं, ये लिटरली लंबी छलांग लगा सकता है, मतलब छोटे शेयर लंबी छलांग वाला जो आपका टाइटल है ना, इसके ऊपर फिट बैठेगा वो। तो अगर आपका नजरिया एकदम क्लीन है, क्लियर हो आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से कि मैं इसको होल्ड कर सकती हूँ, ओवर एक्सपोज नहीं हो यानी ओवर वेटेज नहीं हो, जितना एक स्टॉक में होना चाहिए उतना ही आपने इसमें लगा रखा है, इंडस्ट्री के नॉर्म्स, इंडस्ट्री के जो पूरा पैरामीटर्स आप उससे समझ रहे हो, तो आप इसमें बने रहिए। 1-2 साल में तो ये मतलब कमाल करने के मिड कैप निफ्टी के रिटर्न्स को बीट कर देगा, ये तो बिल्कुल सिंपल एक व्यू है। तो आप 2-3 साल का नजरिया है, 1-2 साल का, एक्चुअली 2-3 भी नहीं, 102 साल का भी नजरिया, तो होल्ड कर जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज अगर आपको करना ही है तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको एवरेज करने की, क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के लिए बाय कर रहे हैं तो जितना हो डिप पर खरीदना चाहिए स्टॉक को, अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक अगले 1-2 साल में चलेगा, जो कि इसमें पॉसिबिलिटीज है, तो उस कंडीशन में 9.5-9 रुपए की रेंज पर जब आए थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए चलिएगा। अगला जो शेयर है वो है आपके पसंदीदा शेयरों में शामिल, मतलब पसंदीदा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बातचीत कई बार हुई है आपसे लगातार ग्रो को लेकर के, और ग्रो पे बहुत ज़्यादा लोगों का रिटेलर्स का काफ़ी प्रेशर, हमारे दर्शकों का भी रहता है, अक्सर सवाल आते रहते हैं ग्रो को लेकर के, और सुबह के सेशन में कई बार आपके साथ डिस्कशन भी होता रहता है। ये हफ्ता उतना अच्छा नहीं रहा ग्रो के लिए, एक रेंज में काम काज करता हुआ दिखाई दिया है। आपका व्यू क्या रहेगा? अभी 163.35 के आसपास चल रहा है। आपने क्या स्टॉप लॉस दिया था? 162 में क्या दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। 160 ना तो स्टॉप लॉस ले रहा है ना ही टारगेट दे रहा है अभी सेकंड अटेम्प्ट वाला। तो 160 रुपए के स्टॉप लॉस जिनके भी पास पहले से है पोजीशन, वो 160 रुपए के स्टॉप लॉस और 195 का पहला टारगेट, इन दो को ही चेस करिएगा। और अगर दोनों ही कभी भी ट्रिगर होते हैं निकल जाइएगा, पोजीशन खाली करिएगा। और एक और चीज मैं अभी बता देती हूँ कि मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर कब इस पे नजर डालें, मतलब होता है ना कि जिद की नजर से अगर आपको इसको देखना है कि कब खरीदना है, तो आपको 130 के आसपास का वेट करना ही चाहिए। आया नहीं था इसलिए ब्रेकआउट, मुझे लगा कि इसमें चलो इसको प्ले करते हैं, 1 रुपए से वो टारगेट रह गया था, लेट इट बी। बट अभी आपका स्टॉप लॉस 160 का ही होना चाहिए अगर आप इसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं। क्या अभी इसमें फ्रेश मार्केट में खरीद ले? अब नहीं खरीदना है, क्योंकि जितना ये 160 के नजदीक 165 के नीचे चल रहा है उतना ही यहाँ पे धड़कनें बढ़ती है। तो लेट इट बी, अभी सिर्फ 160 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है तो 130 से पहले नहीं करना। नई खरीदारी अभी नहीं करें ना, जिनके पास है वो होल्ड करें 160 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ जी, और शायद हिट हो जाएगा। चलिए, ये बात शायद वो हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है। क्या ही बोला जाए अब। हाँ चलिए, अब अगली कंपनी जो है वो किस सेक्टर से ली जाए? मैम पहले मेटल डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि समय जो है थोड़ा सा कम बचा है, लेकिन मेटल में 2-3 शेयर ही हैं, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। संभव स्टील को लेकर इस बार काफ़ी क्वेरीज थी हमारे पास, इसको हम लोगों ने कभी डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन ये मैम जब इस पर देखा तो मतलब इसने प्रदर्शन काफ़ी अच्छा किया है संभव ने, और रिटर्न अच्छे आए हैं। एक बार दिखा सकते हैं प्लीज, एक बार स्क्रीन पे एक बार जरा लेकर के आ जाइए। SAM BHV के नाम से है, SAM BHV के नाम से 22% का रिटर्न एक महीने में यहाँ पर आया है। मिला मैम आपको? हाँ, संभव स्टील ट्यूब्स एक महीने में 22% रिटर्न, 100 रुपए का शेयर है। तो क्या लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसको आप 95 से 100 की रेंज में 50% एक्सपोजर पर ही अटेम्प्ट करिएगा।
और पॉसिबल टारगेट जो यहाँ पर है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी RSI है वो एक मीडियोकर लेवल पर है, तो आपको इसको 50% एक्सपोजर पर ही अटेम्प्ट करना है। पॉसिबल टारगेट बता देती हूँ, अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि ये एक अटेम्प्ट आपको 110 का दे सकता है, यानी 10% की गेन की पॉसिबिलिटीज तो बन रही है आराम से। तो 110 के टारगेट और 120 के टारगेट के लिए एक बार इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है संभव स्टील ट्यूब को। और बाद में जो स्टॉप लॉस एक्चुअली आपको यहाँ रखना है वो सिर्फ 89 का एक्चुअली मेंटेन करके इनफ है। और हो सकता है कि अगर आपको बाय चांस मंडे या ट्यूसडे आपको थोड़ा और नीचे मिले ना, ये लगभग मान लीजिए 94 पर अगर बाय चांस गैप डाउन खुल जाए तो भी खरीदना ही है, फिर इसमें व्यू नहीं बदल रहा है, वो इट्स लाइक कि आपको और थोड़ा सस्ता मिल गया। ये बात यहाँ पर लिख के आई है। ये देखिए संभव स्टील, एक बार फिर से दिखा दीजिए हल्का सा। 120 और 89 का स्टॉप लॉस रखें। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब बाबूजी मतलब धुआंधार तरीके से प्रदर्शन करते हैं। तो अगले हफ्ते देखिए यहाँ पर एक महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। 22-22% की रैली रही है एक महीने के अंदर। संभव स्टील पे नज़र रखें। संभव स्टील के बाद मैम सेल हमारा है, सेल NMDC और NMDC स्टील। चूँकि समय कम है तो खाली अब लेवल्स डिस्कस करते हुए चलेंगे, हाँ या ना खरीद सकते हैं कि नहीं। सेल में अभी क्या करना चाहिए? संभव स्टील पे बातचीत हो गई है तो अभी सेल सेल अभी नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा महंगा हो गया है, सस्ता होने दो इसको। लगभग कम से कम 158 रुपए तक तो खरीद सकते हैं, अभी 165 पर है, मिले तो खरीद लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बाकी जो है वो लोग जरूर होल्ड करके चल सकते हैं 175 के अगले टारगेट के लिए। तो फिलहाल डिस्काउंट पे मिले तो खरीदना, इसी एट पार प्राइस पे मिल रहा है, प्रीमियम नहीं अभी, तो फिर मत खरीदिएगा। स्टॉप लॉस अगर आपको एंट्री मिल जाए तो 150 रुपए का मेंटेन करके छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा दिया है मैम? सेल, NMDC और NMDC स्टील। एक सेकेंड में आराम से, जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। NMDC स्टील अभी 40 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ, और वहीं अगर NMDC को भी स्क्रीन पर लेकर के आए। इस बीच जो है दोनों हमारी ट्रेड दिखा दीजिए, गुजरात किडनी में और सुला वाइन यार्ड्स को 2 रुपये लेकर के। गुजरात किडनी में नई खरीदारी की सलाह भी दी गई है और पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 250 दिया गया है। गुजरात ये देखिए स्क्रीन पर आ गया। संभव स्टील पे 120 तक के टारगेट दिए गए हैं, 89 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। और गुजरात किडनी में 118, 125 का टारगेट संभव। सुला वाइन यार्ड हमने आपको दिखाई दिया, ये देखिए 125 तक के टारगेट संभव, 112 के आसपास चल रहा है। ये अगले हफ्ते के लिए कुछ अच्छे ट्रेड आपके लिए हम लेकर के आए हैं। कुछ परिवर्तन कार्यक्रम के अंदर करते रहने चाहिए नए, ताकि जो है आप लोगों के लिए नई चीज़ें आती रहें। सुला वाइन यार्ड्स पे 250 तक के, 200 से 250 तक के टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस। चलिए हमारा मैम, जी मैम, NMDC स्टील खाली लेवल्स। तो NMDC स्टील जो है मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में है, अगर आप इसको डिस्कशन भी कराना चाहे तो करा सकते हैं, या फिर रिकमेंडेशन के तौर पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए NMDC स्टील जो है 40.5 रुपए के आसपास कल की मार्केट में क्लोज हो गया है। अब यहाँ से जो एक फर्दर अपसाइड की मूवमेंट बनती है, एक लिमिटेड एक्सपोजर से इसको प्ले जरूर करना चाहिए। जो मेटल्स में अपसाइड की मूवमेंट अगली होगी उसको चेस करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर 44 रुपीज का एक पहला टारगेट और लगभग 47 रुपए का सेकंड टारगेट के लिए हो सकता है कि 44 रुपए अगले हफ्ते में भी आ जाए। एक ट्रेडिंग सेशन कम है बट पॉसिबिलिटीज है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। खरीदार बनिएगा लगभग 40 के पास में। स्टॉप लॉस इसी वीक का जो लो बना है 37 वही रखिए, उससे ज्यादा मत रखिएगा। और दूसरा आपने कौन सा स्टॉक दिया है? NMDC। तो NMDC तो मतलब इट्स ऑल टाइम ग्रीन स्टॉक है, बट खरीदने के लिए माइनिंग इंडस्ट्री का है, इसलिए मैंने ये बात बोली है। खरीदने के लिए करंट प्राइस बिल्कुल ठीक है। मतलब जो लोग फरवरी से अब तक के, चलिए खरीदने के लिए अभी भी ये ठीक है, बट 80 रुपए के आसपास मंडे ट्यूसडे जब भी आपको मिले यू कैन ट्राई। और यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट है, एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से सिर्फ 85 रुपए का और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगभग 100 रुपए का भाव को आप चेस कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपना लगभग 77 रुपीज का। चलिए 100 रुपए का टारगेट और 77 का स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है NMDC में। NMDC स्टील में 44 रुपए तक के टारगेट संभव। नई खरीदारी अभी कर सकते हैं, 40 के आसपास नई खरीदारी करें NMDC स्टील और NMDC। छोटा सा करेक्शन है, हाँ 85 रुपए है अगले हफ्ते का टारगेट, मतलब 7-8 दिन के हिसाब से। बाकी 100 रुपए इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। ठीक है। चलिए ठीक है मैम। मैम मेटल में कहीं कुछ खरीदारी की सलाह? मेटल में कुछ अच्छा है या फिर अभी मेटल में ठीक है जो आपने बता दिया? NMDC और NMDC स्टील अच्छा लग रहा है, NMDC स्टील इज गुड जी। चलिए ठीक है। और ये भी NMDC B2B स्पेसिफिक माइनिंग अगर आप जा रहे हो तो NMDC भी अच्छा है। थोड़े दिन के बाद में मेरे ख्याल से मंडे वगैरह आपको संदूर मैग्नीज मिलेगा ठीक भाव पर, आप उसको देख लीजिएगा बाद में। संदूर मैग्नीज एंड आयरन स्टील जो कंपनी है, हाँ, अभी शायद संदूर में क्या करें मैम? अभी किस लेवल पे लेना है?
210 के भाव पर लेना है। पिछले सेशन में क्लोज हुआ था ये 216 पर। 214 260, हाँ ठीक है, 214। हाँ जी, तो अभी इसको अगर 210 अगर 210 के आसपास खरीदते हैं, या 210 पे खरीदने को बोल रही है ना आप, 4 रुपए नीचे 210 की रेंज है। 210 गैप की डाउन रेंज, अच्छा ठीक है। 200 से 210 की रेंज में अगर खरीदते हैं तो टारगेट क्या रखें मैम? कम से कम 235 और थोड़ा सा एक्सटेंडेड 260 रुपए का पॉसिबल भी है, हिट भी हो जाने चाहिए। और 190 रुपए का स्टॉप लॉस। ज्यादा रिस्क मत लेना इसमें, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इसमें। अच्छा, एक ऑटो इंसलरी सेक्टर रह गया जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है, थोड़ा सा उम्मीदें रहती हैं। संवर्धना मदरसन मैं चाहूँगा कि इसको आप कवर कर लें, कि कैसा लग रहा है आपको। और जमुना ऑटो, दोनों के खाली लेवल्स बता दीजिए, क्या करना है, खरीदना है भी है कि नहीं खरीदना है, जिनके पास है वो क्या करें। अभी 133 के आसपास चल रहा है। ओके। संवर्धना मदरसन संवर्धना एंड दूसरा कौन सा स्टॉक था विपुल जी? जमुना ऑटो मैम, जमुना ऑटो। जमुना ऑटो, ओके ठीक है। तो पहले मदरसन देख लेते हैं जो कि 133 पर है। नहीं, इसमें फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है, अभी डिस्काउंट आएगा इसमें आपके लिए, आप इस डिस्काउंट को चेस करिएगा। 120 125 के पास 133 पर आया, फ्रेश लॉन्ग मत करिएगा। मोमेंटम हो सकता है कि आपको 140 तक दिख जाए, लेकिन सस्ता खरीदने की कोशिश करिए। तो 124 125 के आसपास खरीदार बनिए। अभी 133 का भाव मुझे महंगा लग रहा है, तो जो है वो बने रह सकते हैं। अगर आपकी बाइंग 125 से ऊपर की है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करो, लेकिन अगर उससे नीचे की आपकी बाइंग है तो होल्ड कर जाइए। टारगेट इसमें आपको बाद में मिलेंगे 140 तक, बट खरीदारी के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। पुरानी पोजीशन होल्ड करें ना, अभी पुरानी कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट कंटिन्यू होगा और उस मूवमेंट में 145-40 का कैंडिडेट है। जमुना ऑटो जी, जमुना ऑटो अभी 147 के आसपास चल रहा है, और इस पे भी काफी क्वेरीज रही हैं। ये सेक्टर भी ठीक चला बीच में जी। अभी जमुना ऑटो में फ्रेश लॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अच्छा खासा चल गया है। अभी एक्सपोजर अभी कम नहीं, इसके अलावा दूसरे स्टॉक से आप उस पर ध्यान दे सकते हैं, जो है वो बने रहिए। हालांकि स्टॉक अभी भी मजबूत है और आगे चलेगा भी। अभी यहाँ से आपको 147 है, 162 रुपए से लेकर के 180 रुपए के भाव इसमें आने हैं, बट अभी लेने वालों का रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसको अवॉइड लिस्ट पर रख रही हूँ। इसलिए इसको अवॉइड लो, जिनके पास है वो होल्ड करे ना, वो होल्ड कर जाइए। आपको 162 का टारगेट मोस्ट लाइकली है कि अगले 10-15 दिन में भी दिख जाए। ठीक है मैम। मैम एक जो है, चलिए हो गया समय, बिल्कुल लास्ट में हम हैं। MRPL देख लीजिए मैम, क्या करना चाहिए। ये सेक्टर पूरा छूट गया, लेकिन MRPL और ONGC दोनों ही कवर कर लीजिए। अगर नहीं, MRPL मॉसशिप कवर कर लीजिए, मॉसशिप पे ज़्यादा क्वेरीज रहती है। MRPL मॉसशिप पे क्या करना चाहिए जी? MRPL तो अभी 200, एक सेकेंड, MRPL में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा विपुल जी। खरीदारी करना है लेकिन रुक के करिएगा, और करिएगा क्योंकि अच्छा स्टॉक है, चलेगा तो, लेकिन करिएगा 180 के आसपास। 196 पर है अभी, यहाँ से छोड़ दीजिए, 2-4 दिन थोड़ा कूल ऑफ होगा। 180 के आसपास फिर से खरीदारी कर सकते हैं। जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर्ड हो, 1 दिन 2 दिन जब भी होता है, तो अपना स्टॉप लॉस 150 रुपए पर रखिएगा। थोड़ा सा बड़ा ही है, लेकिन टारगेट भी आपको वैसे ही मिलेंगे, सेटिस्फाइंग टारगेट, कि आपको 220 और कम से कम 245 का टारगेट दिख जाएगा। ये भी अगले हफ्ते का बेट नहीं है, सोच समझ के आपको इसमें पैसा लगाना है। पहले प्राइस को थोड़ा सा डिस्काउंट आने दो। दूसरा आपने मॉसशिप बोला है, जो कि मॉसशिप भी 194 पर है, इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इट हैज टू प्रूव इटसेल्फ कि या तो इसको 215 के ऊपर क्लोज होकर के सस्टेन होना चाहिए, या फिर अगर इसमें वीकनेस कंटिन्यू होगी तो 185 के नीचे इसको तोड़ेगा। सो फिलहाल इट जस्ट अ वेट एंड वॉच। इन्वेस्टर भी है तो भी थोड़ा सा रुक जाइए, हो सकता है कि आपको और अच्छा डिस्काउंट इसमें मिल जाए, विच इज लाइकली टू लीड अनदर लाइक 30, सॉरी नॉट 30, जो कि 12 से 13% का और डिक्लाइन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। इन्वेस्टर हो तो भी रुको, ट्रेडर है तो भी रुकिए, वेट एंड वॉच करिए। इसमें कुछ होगा क्या, ये क्या नाम है, IFCI में? IFCI थोड़ा चल गया विपुल जी, अभी इट्स लाइक थोड़ा सा लेट है, मतलब जो अभी आने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा लेट है, पर चलेगा क्या अगले 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए? इसका जवाब हाँ है। तो आप IFCI को जितना हो सके 58 के, पिछले सेशन में ये क्लोज हुआ है 60 रुपए के आसपास पर, जितना हो सके 58 रुपीज के आसपास की रेंज का एंट्री लगा के आप रख सकते हो, और वहां मिले तो छोड़िएगा मत। स्टॉप लॉस रखिएगा आप अपना लगभग 53 रुपीज पर, दैट्स इट। और पॉसिबल टारगेट जो मैंने दायरा दिया है 3 महीने से 6 महीने की नजर पे, तब आपको इसमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पुअर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और मैंने एग्रीकल्चर स्टॉक के बारे में बात की थी शुरुआत में, तो
इस पे फोकस बढ़ सकता है। अब इसकी नजर से इसमें टारगेट 64 रुपए से लेकर के आप ज्यादा बड़े टारगेट फिर 70, इससे ज्यादा नहीं। मैम लास्ट काउंटर, मतलब आखिरी के 2 शेयर, एक तो जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और दूसरा एक अगर कोई और कॉल हो तो बता दीजिएगा, या कोई भी अगर आपके पास। केल्टॉन टेक, KELLTON, केल्टॉन टेक पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 19 रुपये का शेयर है मैम, और एक महीने में 29% बढ़ा है, 29%। तो बजाज शुगर भी ऐसा सही है, ऐसा सही कुछ है। हाँ, तो वही वाली बात है कि अभी क्या करें, मतलब जिनके पास है, कुछ लोगों के पास रहते हैं, तो वो सवाल आ गए हमारे पास, तो उनके पास है वो क्या करें, और दूसरा जिनके पास नहीं है वो इस 29% की रैली के बाद भी, 29% की रैली के बाद भी नई बाइंग कर सकते हैं क्या? हाँ, और उसका मैं एक होमवर्क दे देती हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर इसका चार्ट स्टडी करके आना, फिर उसमें आपको जवाब मिल जाएगा, और 200 वीक का मूविंग एवरेज लगा लेना, यू विल गेट योर आंसर। तो फिलहाल के लिए जिनके पास नहीं है वो खरीदारी कर सकते हैं। जो पॉसिबल टारगेट है विपुल जी, थोड़े से पेशेंस लगेंगे इसको चेक, आपको टारगेट देने के लिए टाइम लगेगा। आई मीन टू से सिंपली आपको 22 रुपए से लेकर के 25 रुपए का भाव दिख जाएगा, बट आपको खरीदना है थोड़ा स्लो मोड पर। एग्रेशन में बहुत ज्यादा बाइंग मत करना, क्योंकि इसमें चढ़ावट होती तो है, लेकिन सस्टेन होना में एक अलग ट्रिगर पॉइंट लगते हैं उसको फिर। तो स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो 15 रुपए का, 15 रुपए 50 पैसे का मेंटेन करिएगा। खरीदारी की रेंज समझ लीजिए, अब 18 रुपए से 19 रुपए की रेंज शुड बी दी बाइंग प्राइस, बाइंग रेंज। तो ये जी, तो इस हिसाब से इसको वेल प्लान करके ही चलो पहले से ही। ऐसा नहीं है कि 20 रुपए 15 रुपए का आ रहा है तो कुछ भी कितना भी क्वांटिटी खरीदना है। परसेंटेज देखो, कितना खोएंगे आप अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो, और कितना पाएंगे आप अगर टारगेट हुआ तो। ये बात है। चलिए, तो केल्टन टॉक जो है एक महीने में 22-29-30% भागा हुआ है। तो अभी भी जो स्ट्रेटजी बताई गई है, इसको लिख पाना भी थोड़ा सा संभव नहीं था, लेकिन जो है जो मैम ने बोला है उसको आप नोट डाउन खुद कर लीजिए कुछ चीज़ें, और इसको फॉलो कीजिए। मैम बड़ा ही समय जैसा लगा ही नहीं कि 1 घंटे आँखों से ओझल हो गए। बहुत रफ्तार से हम लोग चले, लेकिन तब भी काफ़ी सारे शेयर कवर किए हैं। जाते जाते कुछ मैम काफ़ी सारे शेयरों पे बातचीत हुई है, तो और अपनी तरफ से कुछ और रिकमेंड करना चाहेंगी, और जो हम लोगों ने जिन शेयरों में बात की है उनमें से कहीं कुछ, या फिर उनमें काफ़ी चीज़ें तो आपने बताई दी हैं, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, तो कुछ नया कुछ है? और इंजीनियर्स इंडिया है जो मैम आप मेरी अच्छा अब लिस्ट देखिएगा मेरी, उसमें इंजीनियर्स इंडिया था, लेकिन टाइम की वजह से हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, और लेकिन जो है वाह बहुत शानदार मैम, इंजीनियर्स इंडिया अभी खरीदें। जी मैम बताइए किस लेवल पे? इंजीनियर्स इंडिया खरीदिए, लेकिन 3 महीने कम से कम, हफ्ते भर का व्यू नहीं दे रही मैं यहाँ पर। तो 220-215 की रेंज में मिलेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 2-3 दिन का समय में आपको इसी रेंज में मिलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। बट जो टारगेट यहाँ पर पॉसिबल होंगे आपके लिए, कम से कम 245 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, और दूसरा टारगेट मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसके लिए होल्ड करें, और दूसरा टारगेट कम से कम आपको 285 रुपए का बन जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ में होल्ड करना, उतना ही बाय करो जिसको होल्ड कर सको, इसलिए 2-3 बार ये बात बोली है। बाकी जो इसमें स्टॉप लॉस है, अब इसमें 180 रुपए का थोड़ा सा बढ़ा जाएगा स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट भी है वैसे ही। तो 180 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। पहला टारगेट होने के बाद आपकी मर्जी है, या तो पूरा क्वांटिटी बुक कर लो, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आधा बुक करके दूसरे टारगेट का वेट करना, जिसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक, दूसरे टारगेट, पहला टारगेट 245, दूसरा 285, यानी 245, 285 के टारगेट संभव हैं। 3 महीने के ये टारगेट हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैम बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। सवाल इतने रहते हैं, बहुत सारे सवाल छूट गए, वो हम कोशिश करेंगे जब आपके साथ डेली बेसिस पे हम जुड़ते हैं सुबह 10 बजे, उसमें हम कवर करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, हम दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, तो हो सके तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो रिसर्च इतनी मेहनत करके मैम लेकर के आई हैं वो बाकी लोगों तक पहुंचे, अच्छे शेयरों पे बातचीत हो, जो उनके पोर्टफोलियो में है, जो नहीं है वो कौन से शामिल हो सकते हैं। तो मैम कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम और डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? मुझे तो बढ़िया लगा, बाकी व्यूअर्स बताएंगे उनको कैसा लगा, एंड प्लीज डू शेयर योर फीडबैक्स। एंड बाकी तो आई मीन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ही थे विपुल जी, जो बहुत कॉमन थे, और बहुत लोगों की पोजीशंस इसमें अटकी है। एंड आई लव दिस एक्चुअली, कि आप उसी चीज पर फोकस करते हैं जहां पर लोग कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। सो दिस इज द गुड थिंग। बाकी तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, समझते हुए काम करिएगा। रिस्क को पहले देखो, रिस्क को सिर्फ ताकि आपका रिस्क समझने का जो पहले रिस्क को फील करो। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है, वो पैसा है जो आपका जाएगा या फिर आएगा, तो उसको समझो, फील करो उसको। बाकी जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने आज रेकमेंड किए हैं, मुझे एक स्टॉक मिला सुला विनयार्ड, उसके अलावा और कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जो मेरे पर्सनल होल्डिंग्स में हो।
ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसको फिर से समझिए और काम करिए। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे मैम रहेंगी। आप लोग भी जुड़िए हमारे साथ सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे हमारे खास कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए नमस्कार, मुझको इजाज़त दीजिए, और कल दोपहर में 2 बजे जरूर रविवार को भी जुड़िए और समझने की कोशिश करेंगे जीडीपी नंबर्स के बाद कैसा लग रहा है बाजार, और बाजार में और कितनी गिरावट बाकी, क्या अभी अगले हफ्ते और टूटेगा बाजार। दोपहर 2 बजे कल मिलेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।